वैक्सीन कब आ जाएगी, कब से मिलेगी, सबसे पहला डोज किसको लगेगा, इसके लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे, क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, कभी नहीं होगा, डोज की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आम लोगों के मन में है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर एसके सरीन, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का ये जो दौरा किया है, एक डॉक्टर की नजर से उसके संकेत और संदेश हम क्या समझे? देखिए, डॉक्टर की नज़र से तो मैं एक सिटीजन की नज़र से पहले बोलूँगा। जी। प्राइम मिनिस्टर जब इसरो से स्पेस लॉन्च हुए थे, स्पेस क्राफ्ट, तब भी पहुँचे थे। और बॉर्डर पे जहाँ पे वॉर, लड़ाई, बंदूकें चलती हैं, वहाँ पर भी पहुँचे थे। इट डजंट मीन दैट ही एक्चुअली इज़ फाइटिंग विद ए गन, और ही इज़ वन ऑफ द साइंटिस्ट जो कि इसरो से स्पेस क्राफ्ट उड़ाएंगे। सिमिलरली यहाँ जाने से उनका सिर्फ दोनों जगह से ये मकसद था कि हाँ, वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं देखने जा रहे थे, कैपेबिलिटीज, उनकी जो ड्राइव है लोगों की और उसके अंदर जो श्रद्धा है काम में, उसमें क्या योगदान दे सकते हैं एज ए लीडर, जो शुरू से फ्रंट लाइन से उसको ले जा सके। वही उन्होंने आज दोबारा से किया। भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट या जाइडस में जाकर के उन्होंने जो एक तरह से ये दिखाया है कि हाँ, आप लोग करिए, मैं साथ हूँ, अगर आपको 2 चीज़ चाहिए मैं 10 देने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम है, और बहुत कम कंट्रीज के अंदर लीडरशिप ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि कंट्री को, लोगों को, और ऑफ कोर्स जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट, उनको सबको बहुत भरोसा हो गया है। आई थिंक इट्स ए वेरी 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 पॉजिटिव फ्रॉम ए सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। फ्रॉम ए डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड सर्टेनली से कि जो उनके साथ एडवाइजर्स हैं, जो उनके साथ बाकी लोग गए हैं, या जो उनकी प्रॉब्लम्स की क्वालिटी एश्योरेंस की जो प्रॉब्लम्स है, मेरे ख्याल से उनके साथ जो इतने अच्छे एडवाइजर्स होंगे, उन सब ने उसमें बहुत मदद की। और हम सब ने देखा कैसे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जाहिर तौर पर कोरोना के इस काल में वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने या फिर पूरे मेडिकल स्टाफ ने जिस तरह का काम किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और यकीनन मौजूदा दौर की संजीवनी बूटी को ढूंढने में, खोजने में लगातार डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम, वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर सरीन आपसे यह है, वैक्सीन को लेकर आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। वैक्सीन कब तक आएगी, पहला सवाल। वैक्सीन के कितने डोज लगेंगे और हमारी जेब से कितने पैसे खर्च होंगे, इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? पहले मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन और दवाई में क्या अंतर है। जी। वैक्सीन जो है प्रिवेंशन के लिए है, कि भाई मुझे जैसे पोलियो ना हो, या मुझे टीबी या मुझे हेपेटाइटिस ना हो, तो मैं पहले वैक्सीन ले लूँगा, तो मुझे हेपेटाइटिस नहीं होगा या पोलियो नहीं होगा। और ड्रग्स जो हैं, जो ट्रीटमेंट हैं, वो सारे टीबी हो जाए या हेपेटाइटिस हो जाए या और कोई हो, तो उसका ट्रीटमेंट देने के लिए होती है। जी। नॉर्मली इमरजेंसी अप्रूवल्स जो दिए जाते हैं वो ड्रग्स के होते हैं। भाई ये बीमारी बहुत तेजी से है, इस बीमारी के अंदर ला इलाज है, मरीज मर जाएगा, तो इमरजेंसी अप्रूवल जो है जनरली, अब जैसे कोविड के मरीजों का ही था, तो रेमडेसिविर की दवाई की उन्होंने जल्द ही एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया। या प्लाज्मा थेरेपी थी, तो एफडीए ने अप्रूवल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल दिया, और दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ। बिल्कुल। पर वैक्सीन के मामले में ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रिवेंटिव है, लोगों में कोरोना ना हो उसको बचाने के लिए है। तो सेफ्टी इज अवर प्राइमरी कंसर्न, कि जिस आदमी को वैक्सीन मिले, और लाखों करोड़ों को वैक्सीन देने की बात हो रही है। बिल्कुल। और इसलिए मेरे विचार में सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी एज ए पैरामीटर। तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाई हम लगवा लें, पर जैसे कई कई ट्रायल्स के अंदर मरीजों को रोकना पड़ा। एक ट्रायल जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल है, उसके अंदर किसी मरीज को बहुत साइड इफेक्ट हुए, उसने क्लेम भी कर दिया कि भाई मेरे को 5 करोड़ का क्लेम दिया जाए। सही है गलत नहीं मालूम। इसी तरह से फाइजर का, इसी तरह से मॉडर्ना का, सारी वैक्सीन में थोड़े थोड़े हिकअप्स हैं, और ये शुरू में होंगे, और एक तरह से ज़रूरी हैं, क्योंकि आप हेल्दी, अनअफेक्टेड, जिनको इन्फेक्शन नहीं, उनको आप वैक्सीन दे रहे हैं। तो सेफ्टी शुड बी, और इसके जितने पैमाने हैं, और मैंने अभी ब्रीफली आपकी न्यूज़ अनाउंसमेंट में सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जितने भी इसके जो पैमाने हैं वो सारे सेफ्टी के किए जाएंगे। तो मैं इस बिल्कुल। बात से बहुत खुश हूँ,
सेफ्टी इज आवर फर्स्ट। पर मीडिया से, लोगों से बार बार कि कितनी जल्दी आएगी, मेरी सलाह है कि जल्दी ना करें। मेरी सलाह है कि हमें इसमें कोई रेस नहीं जीतनी है, हमें इसमें एक श्योर, सर्टेन, इफेक्टिव वैक्सीन लेनी है। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में आप बहुत सारी वैक्सीन बना लेते हैं, पर वो सेफ नहीं होती तो शेल्फ पे पड़ी रह जाएगी। बिल्कुल। इसलिए सारे पैमाने हमें, अब जैसे मैं आपको बताऊं, फाइजर की ट्रायल है, उसकी 10 दिसंबर को अमेरिका में पूरा एफडीए रिव्यू करेगा इमरजेंसी अप्रूवल के लिए। मॉडर्ना का 17 को करेगा। इन लोगों ने 20 मिलियन डोसेजेस बना ली हैं कि दिसंबर तक अमेरिका में 20 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लग सकती है। बिल्कुल। इनकी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना फेज 3 के अंदर बहुत इफेक्टिव पाई गई है। तो पर ये वेरी एक्सपेंसिव। जो आपने एक और सवाल किया कि भाई ये वैक्सीन फाइजर वाली -70 के अंदर रखनी पड़ेगी, उसके लिए एक बार के अंदर लगभग 1000 लोग से 5000 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक बार खोल दिए तो फ्रिज के अंदर सिर्फ 4-5 दिन रह सकती है। ये सारे, और भारत को मिलेगी तो इतनी महंगी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी तरह से मॉडर्ना की वैक्सीन है, उसको भी -20 पे रखना पड़ेगा, तो कोल्ड चेन मेंटेन करना, बाहर से इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं। तो एक बात तो क्लियर है कि हमें हमारे देश में विकसित की हुई सेफ, सस्ती और इफेक्टिव वैक्सीन चाहिए। हमें इसकी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हमें 2 दिन में बनानी है या 10 दिन में लगानी है। हाँ, अच्छी बन जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एफिकेसी की है। एफिकेसी का मतलब है कि आपकी एंटीबॉडी बनी। वैक्सीन में वैक्सीन करती क्या है, एक वायरस का छोटा सा प्रोटीन या उसका जीन आपके अंदर, पूरा वायरस नहीं, छोटा सा एक पोर्शन किसी सेल के जरिए या किसी और वायरस में, जो कोल्ड वायरस, डेड वायरस है, उसके जरिए आपके शरीर में पहुंचाती है। बॉडी सोचती है कि हाँ भाई कोई वायरस आया है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, तो तैयार हो जाती है। जब रियल वायरस आता है तो आपके पास एंटीबॉडी है। पहली बार में आपने पूरा वायरस, पूरा कोरोना नहीं लिया, आपने वायरस का प्रोटीन लिया। तो इस मायने में अगर हम देखें तो जो वैक्सीन भी बनी हैं उसमें एडिनो वायरस लिया गया है जनरली, चाहे स्पुतनिक हो, रशियन वैक्सीन, चाहे इंडियन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसमें एडिनो बड़ा कॉमन वायरस, पर ये बहुत चीजों को अफेक्ट कर सकता है। तो मेरे विचार से भी सेफ्टी हमारे को रखनी है, और एफिकेसी में अगर वैक्सीन आपकी एंटीबॉडीज 70% में भी बना दे, 80% में बना दे, बहुत अच्छा है। 90% बना दे तो कोई कहने का मुकाबला नहीं, तब तो एपिडेमिक, पेंडेमिक तुरंत फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि जिस जिस को लगाया वो प्रोटेक्ट हो गया। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से एफिकेसी, सेफ्टी हमारा प्राइमरी है। एक और बात है जी, एक और बात है इसमें कि वैक्सीन का स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, वैक्सीन लगाने की सुविधाएं, और उस पर सारे पे भारत सरकार के अलग अलग लेवल के ऊपर काम हो रहे हैं। आई थिंक इंडिया इज रेडी, बट रिमेंबर सेफ्टी अबव एफिकेसी। बिल्कुल। और लगातार भारत की जो कोरोना वैक्सीन है उसके बारे में हम स्क्रीन पर जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से किसी का दूसरा चरण चल रहा है, किसी का तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन अब अगला सवाल डॉक्टर एसके सरीन, आपने बिल्कुल आम लोगों को अच्छे से समझा दिया कि दरअसल वैक्सीन और दवाइयों में किस तरह का फर्क होता है और वैक्सीन कैसे। लेकिन लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जिसको कोरोना हो चुका है, ये प्री वैक्सीन और पोस्ट वैक्सीन क्या है? लोग इस बात को भी समझना चाहते हैं कि जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी क्या वैक्सीन लगेगी, और अगर लगेगी कब लगेगी, कितने डोज होंगे, और जिनको नहीं हुआ है उनके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी? देखिए, वैक्सीन तो मैंने कहा ना बचाने के लिए। हाँ। आपको अगर कोरोना हो गया है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज तो बनेंगी। जिनको बुखार हुआ, खांसी हुई, थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन हुआ, मॉडरेट या सीवियर, उनकी एंटीबॉडी तो बहुत ही अच्छी बनती है। जितनी जोर से थप्पड़ लगता है उतनी ज्यादा रिएक्शन होती है, गाल भी लाल हो जाता है, मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। तो अगर वायरस का अटैक आपके ऊपर है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो एंटीबॉडीज बनेगी। नॉर्मली अभी तक, क्योंकि कुल 8-9 महीने से तो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुश्किल से अभी तक 6 महीने तक एंटीबॉडीज पाई गई हैं। कई लोगों में एंटीबॉडीज का लेवल कम हो गया, और जिनके में लक्षण नहीं थे, जो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनके अंदर थोड़े से लेवल्स कम पाए गए हैं। पर मानिए कि 2 तरह के शरीर में सेल होते हैं, नाम याद रखिएगा, टी सेल, टी जैसे टाटा वाला टी, और एक बी सेल। एंटीबॉडीज बनाती हैं बी सेल से, जो कि आपके अंदर किसी भी चीज के लिए एंटीबॉडी बी सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स हैं बी।
और टी सेल जो है वो टक्कर लेने वाला सेल है, व्हाइट सेल आपका जो है। टी सेल जो है वो वायरस को प्रोसेस करता है। तो कई बार एंटीबॉडी कम हो जाती है, पर टी सेल में मेमोरी रह जाती है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि जो कोरोना के लिए टक्कर लेने वाला टी सेल है उसमें मेमोरी कितने दिन है, पर दोबारा कोरोना आएगा, यही टी सेल उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को प्रेरित कर सकते हैं। तो मेरे विचार से जिन लोगों को एक बार कोरोना हुआ, मेरे विचार से उन्हें वैक्सीन की तरफ नहीं जाना है। उन्हें सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट 3 महीने 6 महीने में कराना है और चिंता नहीं करनी। अब रहा दूसरा भाग, जो बहुत, जैसे दिल्ली के अंदर 28% 25% लोगों में एंटीबॉडी बन गई, तो भाई दिल्ली में तो 70% लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए। इसी तरह पूना के अंदर थी, 50% में वैक्सीन एंटीबॉडी थी। तो अभी हमारी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1 हेल्थ केयर वर्कर, बिल्कुल। नंबर 2 पुलिस वाले, बस के कंडक्टर, या वो लोग जो कि डेली पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे विचार से देयर मस्ट बी सम कमिटीज हु विल बी थिंकिंग, बट प्रायोरिटी एज अ डॉक्टर, दोज हु कम इन डेली कॉन्टैक्ट आर एक्सपोज्ड, उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन देना चाहिए। बिल्कुल। जनरल आदमी को मेरे ख्याल से भागा दौड़ी करके वैक्सीन की नहीं करनी चाहिए। दूसरा, एल्डरली लोगों में वैक्सीन सिर्फ अभी मॉडर्ना या 2-3 वैक्सीन के अंदर ही अबव 65 में एफिकेसी पाई गई, थोड़ा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में भी पाई गई। तो एल्डरली लोगों के लिए वैक्सीन शुड बी ए सेकेंड प्रायोरिटी, हालांकि वो ज्यादा एक्सपोज्ड है। पर जब तक वैक्सीन का डेटा ये ना बताए कि बच्चों में और बुजुर्गों के अंदर वैक्सीन इफेक्टिव है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। वो वैसे भी घर में रखना, उन्हें स्कूल खुलने नहीं है, घर से बुजुर्गों को जाने नहीं देना, तो मेरे विचार से उनको थोड़े समय, आफ्टर 1 or 2 months, we should take them on priority। ये महत्वपूर्ण बात है आपने बताई है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको लेकर खतरा कहा जा रहा है कि कोरोना का ज्यादा है, और ऐसे में उनको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। तो उनको अगर वैक्सीन लगाने की बात आती है तो क्या वो बिल्कुल आराम से, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल आराम से कोरोना की वैक्सीन लगा सकते हैं, या फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन की जब भी ट्रायल्स की जाती हैं, फेज 1 और फेज 2 में तो 18 साल से 50-60 साल तक के लोगों में होती है, हेल्दी लोगों में, यंग वॉलंटियर्स में होती है। फेज 3 में जाकर के धीरे धीरे उसका स्कोप बढ़ाया जाता है हर तरह के। तो मेरे ख्याल से भी इस तरह के लोगों के अंदर डेटा बहुत कम है जिसके अंदर की कोई और बीमारी जैसे कैंसर वगैरह है। मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, पर कॉमन सेंस के हिसाब से ये वैक्सीन दी जा सकती है। और इसमें पर चूंकि कई एडिनो वायरस वगैरह स्टिमुलेट भी हो सकते हैं, तो आई डू नॉट थिंक, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है उनके लिए जरूर रेस्ट्रिक्शन में एडवाइस करूंगा, पर जिनकी स्टेबल कैंसर है उनके लिए मेरे ख्याल से वैक्सीन लगाई जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर ये जानकारी देने के लिए। डॉक्टर एस के सरीन को आप सुन रहे थे।